गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। उनमें से सबसे पहले है वक्रता केंद्र। तो पहले हमने गोलीय दर्पण पढ़े थे, दो तरह के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में परावर्तन धंसे हुए भाग से होगा, उत्तल दर्पण में परावर्तन उभरे हुए भाग से होगा। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। तो पहली बात है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र क्या है? जो हमने दर्पण बनाया था तो बताया था ये किसी खोखले गोले को काट के बनाया जाएगा। तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है, मान लो ये गोला है इस तरह से, इस गोले का भाग है दर्पण, तो इसका जो सेंटर होगा केंद्र, तो इसका जो सेंटर होगा वही हमारा वक्रता केंद्र कहलाएगा। दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। दूसरी बात, इस दर्पण का देखें तो ये गोला इस तरह से इधर बनेगा राइट हैंड साइड में, किसी गोले से काटा गया होगा तो इसका केंद्र इधर होगा, इसका ये वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र को सी से प्रकट करते हैं, पहली बात। दूसरी, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? अब इस गोले की जो त्रिज्या थी, जिस गोले से यह दर्पण बनाया गया है, तो उस गोले की जो त्रिज्या है वो वक्रता त्रिज्या होगी। त्रिज्या को आर से प्रकट करते हैं, तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी ये वक्रता त्रिज्या हो गई, केंद्र से यहाँ तक की दूरी। तो ये हो गई हमारी वक्रता त्रिज्या, इसे स्मॉल आर से प्रकट करेंगे तो ये दूरी हो गई। इसके बाद ध्रुव। पोल ध्रुव क्या होता है? दर्पण का ठीक मध्य बिंदु, जैसे दर्पण है इसका ठीक मध्य बिंदु, सेंटर बीच का, ये हमारा पोल कहलाएगा। ऐसे हम बिंदु पी से प्रकट करेंगे। ये हमारा दर्पण है, इस दर्पण का ठीक मध्य बिंदु ये पोल पी, ध्रुव हो गया। तो ये ध्रुव की परिभाषा हो गई। अगली बात, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? इसी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाकर जाने वाली रेखा, ये हमारी मुख्य अक्ष कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। इधर भी बढ़ाया जा सकता है, इधर भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमारी हो गई मुख्य अक्ष। इसी तरह इसमें हमारी मुख्य अक्ष, केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा इस तरह से बढ़ा दी गई, मुख्य अक्ष हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। अगली बात है द्वारक। तो द्वारक क्या है कि ये हमारा दर्पण है, तो इस दर्पण का पूरा, द्वारक मान एक तरह से समझ लो दरवाजा, तो दर्पण की जो टोटल चौड़ाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, टोटल डायरेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दर्पण मान लो M1 पॉइंट से लेकर के M2 तक, M1 से M2 तक ये डायरेक्ट दूरी, ये हमारी कहलाएगी दर्पण का द्वारक। इसी तरह इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये हमारा हो गया दर्पण का द्वारक। ठीक। अगली बात, मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस क्या होता है? इसी हम यदि अवतल दर्पण की बात करें तो मुख्य फोकस की परिभाषा ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, तो ये मुख्य अक्ष है हमारी, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण है, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद, ये टकराने के बाद ये किरण इस तरह से कहीं से जाएगी, ये हो गई। टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं, या तो अभी एक रेखा है, दूसरी मान लो मुख्य अक्ष के समांतर ये ले गए होते, तो ये टकराने के बाद ये भी यहाँ से जाती है इस तरह से, वो निश्चित बिंदु होगा, उसी बिंदु से जाएंगी, तो ये बिंदु हमारा कहलाएगा इसका फोकस। और भी कोई रेखा है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, यहाँ जाएगी तो टकराने के बाद इसी निश्चित बिंदु से होकर जाएगी, तो ये हमारा बिंदु कहलाएगा फोकस। इसको हम कैपिटल F से प्रकट करेंगे, तो ये हो गया हमारा फोकस। इसके बाद इसका देखते हैं, उत्तल दर्पण का। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी? ये इस तरह से चलिए, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। परावर्तन के बाद अब ये इधर जा रही है, तो मुख्य अक्ष ये है,
परावर्तन का इधर जा रही दूरी बढ़ती चली जा रही मोहर, तो इधर तो कहीं काटेगा नहीं, इसका मतलब पीछे से कहीं से काटती हुई आ रही होगी, ऐसा लगेगा, प्रतीत होगा कि पीछे कहीं से काटती हुई आ रही है। ठीक है, तो ये इस बिंदु पर, तो इसका ये फोकस हो गया। ये हो गई हमारी कोई मुख कक्ष के समांतर प्रकाश किरण। परावर्तन के बाद फोकस के बिंदु जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो यहाँ पर ये आती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए उत्तल दर्पण का फोकस ये हो गया। अब इसमें हमने देखा कि किरणें वास्तव में काट रही हैं, और भी कई किरणें ले सकते हैं या ले जाएंगे, काटने के बाद इसी स्थान से होकर जाएंगी ये परावर्तन के बाद। इसी तरह इसमें भी और कई किरणें जितनी भी लेंगे सभी आपको इसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी, जितनी भी मुख कक्ष के समांतर प्रकाश किरणें होंगी। ठीक है, तो ये बिंदु हमारा हो गया मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस हो गया। इसमें यदि हम देखेंगे तो किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में काट रही थी, इसका मतलब अवतल दर्पण का जो फोकस है वो वास्तविक फोकस है। अब हम उत्तल दर्पण का देखते हैं, इसमें किरणें वास्तव में नहीं काट रही, किरणें तो दूर जा रही हैं, मुख कक्ष से दूर जा रही हैं, मुख कक्ष के किसी बिंदु पर नहीं काट रही, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, आभास हो रहा है, इसलिए इसका फोकस हमारा आभासी होगा। इसीलिए पीछे की लाइनों को हमने डॉटेड लाइन से बनाया है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस है वो वास्तविक है, उत्तल दर्पण का फोकस आभासी है। तो एक तो ये बात हो गई फोकस वाली। इसके बाद फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? इसी ध्रुव P से, दर्पण के ध्रुव P से उसके मुख्य फोकस तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी हमारी कहलाती है, इतनी दूरी ये फोकस दूरी। और इस फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रकट करते हैं। कैपिटल F बिंदु है, वो फोकस बिंदु है, तो वो हमारा मुख्य फोकस वाला पॉइंट था। और ये फोकस दूरी है ध्रुव से और फोकस तक की। इसी तरह इसमें देखेंगे ध्रुव से फोकस तक की ये दूरी इसकी फोकस दूरी कहलाएगी, स्मॉल f। तो ये फोकल लेंथ हो गई। फोकस दूरी क्या, कोई भी दूरी दर्पणों में हमेशा याद रखेंगे, दूरी जो नापी जाएगी तो हमेशा ध्रुव से ही नापना स्टार्ट करेंगे। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी है तो ये वक्रता त्रिज्या हो गई, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो गई। अवतल दर्पण में आप देख रहे हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दोनों ही लेफ्ट साइड हैं, अवतल में उत्तल में दोनों ही राइट साइड में हैं। अगली परिभाषा है फोकस तल की। तो ऐसा तल, कोई ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो। अब ये मुख्य अक्ष ये है, लंबवत का मतलब 90 अंश का कोण बनाए, तो इस तरह से ये कोई तल है, इस तल को हमने मुख्य अक्ष के लंबवत ले लिया। अब ये मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस में से होकर के जाए, यहाँ पर फोकस है वहाँ से होकर जाए, तो ये तल हमारा कहलाएगा फोकस तल। ये हमारा हो गया यहाँ पर इसका ये फोकस तल, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस में से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। तो ये दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी।